Assalamu alaikum, my dear student. My name is Muhammad Qasim. I hope beta you all are fine. Today we are start our next lecture, which is lecture number 4, chapter number 1, problem solving. बेटा इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने प्रॉब्लम्स को देखा था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर आपने उसको सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट आप लोगों ने सिनेरियोस को देखा था। फिर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तस्वीरी शक्ल में जो भी आप प्रॉब्लम्स को बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर फ्लो चार्ट। तो बेटा फ्लो चार्ट को बनाने के बाद जो आपके पास फिर प्रीवियसली आपने कुछ उसकी एग्जांपल्स देखी थी फ्लो चार्ट के अंदर कि फ्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ें किस तरह से डेवलप की जाती हैं, तो किस तरह से बनाया जाता है डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू अगेंस्ट। आपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट एल्गोरिदम्स मैंने आपको बोर्ड पे बनाए थे और हमने देखा था किस तरह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ प्रॉब्लम आपके पास किस तरह से आपके पास सिंबल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से आपके पास आ रहा है। तो बेटा सेम एज इट इज़ आपके पास जो इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब एल्गोरिदम में जो आपके पास 1.3 टॉपिक है उसमें जो आपके पास पहली डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन के पॉइंट से आपके पास क्या कहता है, एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो आपके पास एल्गोरिदम है वो क्या है? सेट ऑफ स्टेप्स कि स्टेप बाय स्टेप जब भी आप किसी चीज़ को परफॉर्म करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको आप एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है बेटा, उधर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इधर स्टेप बाय स्टेप लिखने को, ठीक है, जो भी आपके पास लैंग्वेज है उसमें लिखते हैं आप स्टेप बाय स्टेप के मैंने ये वाला काम पहले करना है, फिर ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम। ठीक है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आपको दे दी जाती है उस प्रॉब्लम को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप में आप जब किसी भी प्रॉब्लम को लिखते हैं, हाथ से रिटन फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर एल्गोरिदम्स। वो आपके पास क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स होते हैं। इसी के नीचे, इसी बुक में आपके पास, इसी डेफिनेशन के नीचे आपके पास एक लाइन और लिखी हुई है, इट इज़ रिटन इनटू अ नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज से मुराद इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज से मुराद कोई भी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने इसको क्या करना है, एल्गोरिदम को डेवलप करना है। मोस्टली आप इंग्लिश में किया करें क्योंकि कंप्यूटर की जो आपके पास लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो ज़्यादातर आपके पास क्या मोस्टली आपके पास इंग्लिश में ही हैं। ठीक है, तो इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन। नेचुरल लैंग्वेज में आपने लिखना है ताकि आपके जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, ठीक है, उसको समझने में, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपके पास क्या हो, आसानी हो। तो बेटा ये आपके पास एल्गोरिदम की आपके पास डेफिनेशन थी। ठीक है, अब मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके बुक से कोट की है जिसमें आप रियल लाइफ से एक प्रॉब्लम को आपने लिया है। वो प्रॉब्लम क्या है आपके पास? बेसिकली एल्गोरिदम टू टी प्रिपरेशन कि चाय बनाने का तरीका अगर आप देखें तो आपके अगर आप कहा जाए कि आप एक एल्गोरिदम बनाएं चाय बनाने का, ठीक है, अब टी मेकिंग क्या है, टी प्रिपरेशन क्या है? एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में क्या करना है, आपने लिख लेना है। तो पहला स्टेप स्टार्ट करना है बेटा। जिस तरह फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग एंड एंडिंग होती थी टर्मिनल्स के थ्रू, इसमें भी स्टार्ट एंड एंड आपके पास होगा। स्टार्ट होगा जहाँ से आपका एल्गोरिदम स्टार्ट होना शुरू होगा, उसे वर्ड स्टार्ट से आप रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद एल्गोरिदम जैसे ही आपका ख़त्म होगा, फिर आपने उसको एंड करके उसको वहीं पर क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो बेटा ये आपके पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ऑलवेज एल्गोरिदम स्टार्ट विद द स्टार्ट एंड एंड वर्ड। फिर टी प्रिपरेशन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, टेक अ केटल, केटल को लेंगे, पोर वाटर इन इट, उसके अंदर क्या करेंगे, पानी को डालेंगे, पुट द केटल ऑन फायर, फिर उस केटल के नीचे जो है आप आग जलाएंगे, आग के ऊपर रख देंगे, ठीक है, चूल्हे के ऊपर, ऐड शुगर मिल्क एंड टी, ठीक है, अपना वो आप क्या करेंगे, उसके अंदर डाल लेंगे, वेट टिल इट बॉइल्स, आपने इंतज़ार करना है कि वो क्या हो, बॉयल होना शुरू हो जाए, ठीक है। रिमूव द केटल फ्रॉम द फायर, फिर उसके बाद जैसे ही वो बॉयल हो जाता है आप उसे आग से हटा लेते हैं और सर्व करके दे देते हैं, और लास्ट में आपने एंड कर देना है। तो बेटा ये जो आपके पास प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, बाय फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इज नोन एज द एल्गोरिदम। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एल्गोरिदम का एक क्वेश्चन आएगा कि भाई एल्गोरिदम, ड्रॉ एन एल्गोरिदम
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टी, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके पास डिफरेंट आएंगे। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास होगा, जिस तरह फ्लो चार्ट को समझाने के बाद मैंने आपको फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया था और उसको बताया था किस तरह से फ्लो किस तरह से जा रहा है। अगर फ्लो इस स्टेप में है तो यहाँ पे जाएगा, इस स्टेप में है तो आपके पास यहाँ पे जाएगा। तो सेम एज इट इज़ एल्गोरिदम के अंदर भी आपके पास जो एग्जांपल्स मैंने कोड की हुई हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं शो करवाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा, वो उसमें आपको मज़ीद क्लियर होगा कि बेसिकली आपके पास जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपके पास क्वेश्चन बेसिकली आएगा, किस सिनेरियो से आएगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन देगा। तो बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको डिटेल एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मैं आपको उसको समझाऊँगा। तो बेटा फिर आपके पास जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है 1.3.2 रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिदम की क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर रोल क्या है इस एल्गोरिदम का। फ्लो चार्ट तो आपने बना लिया था बेटा, फ्लो चार्ट को बनाने के बाद एल्गोरिदम की क्या ज़रूरत पड़ी, इसमें ये चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, तो इसको रीड आउट कर लेना आपने। ये टॉपिक है 1.3.2, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या क्या रहा है। अगेन बेटा याद आपने करना है इसको, कोई चीज़ ऐसी नहीं है बुक की जो छोड़ देनी है, नहीं, हर चीज़ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर चैप्टर यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से जहन के अंदर क्या कर लेना है, बिठा लेना है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में आपको देता हूँ। अगेन मैं बात करूँगा कि रट्टा नहीं लगाना आपने इसके अंदर। ठीक है, आपने चीज़ों को रीड करना है और जिस तरह मैं समझा रहा हूँ बेशक अगर आप वो भी वर्ड्स में लिख देंगे अपने, ठीक है, तब भी आपके लिए क्या है वो क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ठीक सब्र किया जाएगा। अगर उसके 3 मार्क्स हैं या 4 मार्क्स हैं तो 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 3 आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो रटाइज़म नहीं लगाना, समझना है, समझ के पढ़ना है और उसको याद करना है। अच्छा बेटा, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आप लोगों ने देखते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या प्रोसीजर क्या है, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या किया, एक प्रॉब्लम को लिया, प्रॉब्लम को लेने के बाद आपने बेटा उसको क्या किया है, उसके प्रॉब्लम को लेने के बाद उसका फ्लो चार्ट बना लिया, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, समझा प्रॉब्लम को, उसके बाद फ्लो चार्ट बना दिया। अब फ्लो चार्ट के बाद आपने उसको एल्गोरिदम भी उसका बनाना है। फ्लो चार्ट क्या बेसिकली होता है बेटा, फ्लो चार्ट क्या है, एक आपके पास सिंबल्स हैं, सिंबल्स के अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ को दिया हुआ है कि उसमें फ्लो बताया हुआ है कि इनपुट ले ली वैल्यू, इसका फ्लो यहाँ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फ्लो यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा। अगर डिसीजन मेकिंग है तो एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा फ्लो। ठीक है बेटा, तो पिक्चर की फॉर्म में है। लेकिन इसके बाद आपके पास एल्गोरिदम डिफाइन करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप में प्रोसीजर को लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है बेटा आपके पास कि आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें फ़्लो का तो पता चल रहा होता है लेकिन उसकी आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में समझ नहीं आ रही होती। बेसिकली एल्गोरिदम क्या है, फ़्लो चार्ट की एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है। ठीक है, कि आपने इंग्लिश में, ठीक है, या आपने स्टेप में नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आपने क्या किया, उसको लिख दिया है उन स्टेप्स को, उन फ्लो चार्ट के स्टेप्स को। तो दैट इज़ कॉल्ड योर क्या वो बेटा आपके पास कहलाएगा, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपके पास जो है वो एल्गोरिदम कहलाएगा। तो बेटा आपके पास बेसिकली आपने देखा कि अब एल्गोरिदम देखा आपने, फ्लो चार्ट के बाद एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम के बाद जब एल्गोरिदम की सारी फॉर्म आपने एक पेपर के ऊपर लिख लेंगे रिटन फॉर्म में, अब प्रोग्रामर के पास जाएगा वो पेपर। अब प्रोग्रामर क्या करेगा, उसके ईच एंड एवरी स्टेप को पढ़कर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देगा और उसके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू सीइंग द फ्लो चार्ट इट इज़ वेरी इजी टू रीड द ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम, देन आफ्टर दैट ड्रॉ द और मेक द प्रोग्राम ऑफ दैट गिवन प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द एल्गोरिदम बेटा, ये आपके पास एल्गोरिदम्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसमें पॉइंट आपके पास आता है विच इज़ 1.3.3। इस टॉपिक के अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। बेटा आपको याद होगा प्रीवियस सेकंड लेक्चर के अंदर जब मैं फ्लो चार्ट आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को कुछ सिंबल्स बताया था जिसमें फ्लो लाइन का सिंबल था, इनपुट का पैरेललोग्राम इनपुट का सिंबल था, रेक्टेंगल फॉर्म में आपके पास प्रोसेसिंग का सिंबल था। ठीक है, टर्मिनल्स के सिंबल्स अलग थे। अब उसके आगे फिर मैंने नेम लिखे थे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताई। तो इसमें भी आपके पास ऐसे ही है कि सबसे पहले फॉर्मेशन एल्गोरिदम को बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट का वर्ड लिखते हैं, स्टार्ट के बाद आप इनपुट लिखते हैं, जो भी इनपुट हैं आपके पास। अगर इनपुट आपने नंबर्स लेने हैं, कुछ भी आपने लेना है यूज़र से, तो इनपुट में आप लिखेंगे इनपुट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर सेट करना है। सेट क्या है, आप बेसिकली मेमोरी लोकेशन दे देते हैं
क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि n में n इज इक्वल टू 2, क्या मतलब है इसका कि n के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेट n इज इक्वल टू 2, के सेट कर दो n के अंदर वैल्यू कौन सी वाली, 2 की। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सेट लिखते हैं। इफ एल्स अगर आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट है, इफ अगर ये चीज़ आ जाए तो इस तरफ जाना है, एल्स अगर ये चीज़ आ जाए तो आपने इस तरफ जाना है। ठीक है, तो इफ एंड एल्स भी आप यूज़ करेंगे एल्गोरिथम के अंदर। गो टू स्टेटमेंट होता है बेटा अगर आपने लाइन को जंप कराना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, मैं लाइन नंबर 3 पे हूं, अगर मैंने यहां से इस वाली लाइन पे आना तो मैं गो टू लिखूंगा, इस लाइन का नंबर लिख दूंगा, तो मैं इन दो को स्किप करके इस वाली लाइन के ऊपर आ जाऊंगा। तो बेटा गो टू स्टेटमेंट आपके पास इसलिए यूज़ होती है। फिर कोई आपके पास लास्ट में आउटपुट शो होनी है ऑब्वियसली, तो आउटपुट आपके पास शो हो जाएगी। आउटपुट के बाद लास्ट में आप एंड कर देंगे और स्टॉप कर देंगे उस एल्गोरिदम को। तो बेटा इस तरह से इन स्टेप्स के जरिए आप क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन एल्गोरिदम को बनाते हैं, उसका स्केच करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसके एल्गोरिदम की एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हम 3-4 एग्जांपल्स देंगे और इसके बारे में डिटेल एक एक्सप्लेनेटरी लेक्चर में आपको दूंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि बेसिकली एल्गोरिदम हम बनाते किस तरह से हैं और एल्गोरिदम का फ्लो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से और किस प्रोसीजर के तहत होता है। बेटा आपके पास जो ये चीज़ें दी हुई हैं इसको आपने अगेन याद कर लेना है। ठीक है बेटा, याद बहुत अच्छे से कर लेना है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अपने जहन के अंदर बिठानी है कि बेटा डेली का काम डेली किया करें। हमेशा जो मंजिल आपको मिलती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी का एक एक स्टेप चढ़ते हुए ही आप कहाँ मंजिल की तरफ पहुँचते हैं, बुलंदी की तरफ पहुँचते हैं। ठीक है, जो आपके पास अपना कोह-ए-मा होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पहाड़ों पे जाके अपने झंडे लहराते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि एक स्टेप रखते हैं और दूसरे स्टेप पे चोटी पे, नहीं, उन्हें कितने दिन लगते हैं, एक एक स्टेप करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते आखिर अपनी बुलंदी को, अपनी चोटी को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम एज बेटा आप लोग भी अगर डेली का काम डेली करेंगे, ठीक है, याद आप डेली का काम डेली करेंगे, तो बेटा आप लोग अपनी मंजिल और अपनी बुलंदी तक लाजमी पहुंच जाएंगे। फिर पेपर्स में क्या होता है, आप याद नहीं करते डेली का डेली काम, पेपर्स के दिन जब आप करने के लिए बैठते तो इतना हार्ड सिलेबस होता है और आपको कवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही होती है, फिर आपका दिल भी नहीं करता पढ़ाई को पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप डेली का काम डेली करें। नेक्स्ट आपके पास 1.3.6 टॉपिक है विच इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। अब इस टॉपिक को बेटा ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट, अब आपने इसमें बताना है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। तो बेटा इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, बेसिकली जो आपकी बुक में बताया हुआ है वो एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, फिर एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, फिर एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। मैंने यहाँ पे सिर्फ एडवांटेजेस लिखे हैं, डिसएडवांटेजेस मैं आपको ऑरली समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तो जब पेपर में एक क्वेश्चन आएगा बेटा आपके पास ये डिटेल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, शॉर्ट में मोस्टली कम आता है लेकिन लॉन्ग में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, याद करने के बाद आपने लिख लेना है। अगेन बेटा मैं बताते चलूँ, जो चीज़ आप याद करके लिख लेते हैं वो चीज़ आपको बहुत रेयर चांसेस होता है कि वो आपको भूलती है। ठीक है, ऑरली आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप कुछ ही टाइम बाद वो क्या चीज़ हो जाएगी, भूल जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट में आपके पास जो है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट है, इजी टू ड्रॉ, बहुत आसानी से बन जाते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स। फिर आपके पास है इजी टू अंडरस्टैंड, आपके लिए बहुत आसान होता है इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। फिर आपके पास होता है इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, आप क्या करते हैं इसमें एरर्स को क्या करते लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है आपके लिए, किसमें, फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर, यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्व करते हैं आप वन बाय वन स्टेप को कि किस तरह आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, आपने ऑब्जर्व बहुत आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, किसमें, फ्लो चार्ट के अंदर। फिर बेटा आपके पास फ्लो चार्ट तो आपने देख लिया, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। फ्लो चार्ट सबसे जो इसका एक मेजर जो डिसएडवांटेज है वो ये है बेटा कि आपके पास फ्लो चार्ट जो है उसमें आप जो बिग प्रॉब्लम होती है उसको बनाने के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, आपके पास में बहुत ही चांसेस होते हैं, एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा आपके पास, ठीक है, और इसमें आपके पास एरर फाइंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है इसके अंदर। तो ये डिसएडवांटेज आप बुक पे रीड आउट करेंगे थॉरली तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा बेसिकली है क्या चीज़।
फिर एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम में क्या है, इजी टू राइट, ठीक है, आपके पास जो लिखना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, आसान होता है एल्गोरिदम के अंदर, जिस तरह हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में ये वाला आपके पास एल्गोरिदम बनाया था। फिर इजी टू अंडरस्टैंड, आपके पास इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है एल्गोरिदम को। फिर टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल। अगर आपने जिस तरह उसमें बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, इसमें अगर आपके पास कोई लार्ज प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत इजीली इसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेटे डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग है ये आपके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर आपके पास इसमें कोई एरर आ जाता है तो इसकी फाइंडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि फिर से सारे स्टेप्स को कैसे आपको गो थ्रू किया जाए। फिर आपके पास इसमें गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए भी आपके पास एरर्स आते हैं। तो बेटा ये इसके डिसएडवांटेजेस थे कुछ, ठीक है, ये आपने एज इट इज़, ठीक है, जिस तरह से आपके पास बुक में गिवन है, ठीक है, टॉपिकल वाइज पहले एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम, डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम, इनके सारे स्टेप्स ये आपने बेटा याद कर लेना है और इसको लिख लेना है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का लेक्चर था। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।